नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त हो गया है गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं और ऐसे में किस प्रकार आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ खास उपाय इस दौरान आपको करने हैं। पितृपक्ष से जुड़ी हुई हर जानकारी आज इस खास एपिसोड में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। आपको ऐसा लगता होगा कि पितरों की उपासना, पितरों की पूजा केवल पितृपक्ष में की जाती है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा विधान कहता है कि रोज सवेरे अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। आप जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके तुरंत बाद आप अपने पूर्वजों या पितरों को याद करके जल दे सकते हैं। ज्योति को देख करके, सूर्य को देख करके या ज्योति का ध्यान करके आपको जल देना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए। ऐसा करने से आपको आपके पूर्वजों की, पितरों की कृपा आसानी से मिल पाएगी। तो पितृपक्ष के बारे में जानकारी हम आपको कार्यक्रम में आगे देंगे, लेकिन उससे ही जुड़ा हुआ गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बता दिया है कि सिर्फ पितृपक्ष के दौरान ही आप अपने पितरों की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, उनकी उपासना नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप रोजमर्रा के जो आपकी जीवनचर्या है उसमें भी आप उनका ध्यान कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब पंचांग पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 10 सितंबर का पंचांग क्या है। दिनांक 10 सितंबर 2022, दिन शनिवार। तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर के 3:28 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, सुबह के 9:37 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया ही और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा बीते तो इस पंचांग को आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहाँ पर पितृपक्ष के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पितृपक्ष पर जाएं उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि पितृ कौन होते हैं और पितृपक्ष उसके बाद जान लेते हैं कि होता क्या है आखिरकार। पंडित जी बिल्कुल, देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता, तब तक वो एक सूक्ष्म लोक में रहता है, एक विशेष तरह की सराउंडिंग में उसका मन मौजूद रहता है। ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को, परिवार के लोगों को मिलता रहता है। और ये भी मानते हैं कि पितृपक्ष में जो पितृ हैं हमारे, वो धरती पर आकर अपने लोगों का ध्यान देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और आशीर्वाद दे करके उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष का जो समय है वो आश्विन का पहला 15 दिन है। आश्विन कृष्ण पक्ष का जो पहला 15 दिन है, जो पहला पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, इसको हम पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये 25 सितंबर तक रहेगा। 25 सितंबर को अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो पितृ वो हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनका मन सूक्ष्म जगत में विद्यमान है, जहां से वो हमसे कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। और आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं आश्विन महीने के,
उन 15 दिनों को हम पितृपक्ष कहते हैं और उसमें अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए दान का, धर्म का, पूजा उपासना का पालन करते हैं। तो कौन होते हैं पितृ और क्या होता है पितृपक्ष, पंडित जी ने आपको समझा दिया है और पितृपक्ष पर आपको क्या कुछ करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल नजर राशियों पर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, नौकरी के मामले में, करियर के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग आपके दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी, यानी दिन अच्छा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में इस समय बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। अगर आप प्रयत्न करेंगे तो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। नौकरी के मामले में आपके सुधार होगा और तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन में लाभ ज्यादा होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों का दिन कैसा बीतेगा, भाग्य उनका कितना साथ देगा, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज का पहला ईमेल हम ले लेते हैं, देखते हैं जो पहला सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं, क्या कुछ वो पूछना चाह रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल HS राजपूत जी ने हमें लिखा है, कनाडा से लिखते हैं ये। अपनी पुत्री रुचि मल्होत्रा के बारे में जानना चाहते हैं। रुचि की जन्म तारीख है 3 नवंबर 1979 जन्म का समय है 10:35 प्रातः और रुचि का जन्म स्थान है फरीदाबाद। ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी अभी कनाडा में है अपने बच्चों के साथ, लेकिन इनके पति कुछ समय पहले वापस भारत चले गए हैं, वापस कनाडा नहीं आना चाहते और जो बच्चे हैं उनके वो वापस भारत नहीं जाना चाहते। तो भविष्य क्या होगा, क्या इनके पति कनाडा वापस लौटेंगे, इनकी बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा होगा और भविष्य कैसा रहेगा। राजपूत जी, आपकी पुत्री रुचि की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा राहु की चल रही है नवंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली में इस विवाह के बहुत बेहतर चलने की संभावना नहीं दिखाई देती है। ज्यादातर संभावना यह हो सकती है कि डिवोर्स ना हो, सेपरेशन ना हो, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रहते रहें और ऐसे ही जिंदगी निकल जाए। ऑन पेपर तलाक भले ही ना हो, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर रहें, क्योंकि जिस तरह की कुंडली है, जिस तरह के ग्रह हैं, पति पत्नी के अलगाव के योग बहुत प्रबल हैं और ये कन्फर्मेशन इस साल के नवंबर के बाद हो जाना चाहिए। आपकी बेटी का भविष्य अच्छा है, अच्छा करियर है, अच्छा जीवन है और 2 संतानें हैं उनकी। संतानों की उन्नति की संभावना भी कुंडली में दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए अपनी पुत्री को अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतर जीवन और स्वास्थ्य के लिए? अपनी पुत्री को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसको कहते हैं मूंगा। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे इनको मूंगा पहना दीजिएगा
और अपनी पुत्री से बोलें कि ये रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, क्योंकि पितृ कौन होते हैं, पितृपक्ष क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन पितृपक्ष के दौरान किस तरह के कार्य आपको करने चाहिए और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन इस दौरान किया जाता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, पितृपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। हिंदू सनातन परंपरा की खूबसूरती ये है कि हम जीते जी भी अपने माता पिता की सेवा सम्मान करते हैं, उन्हें ईश्वर मानते हैं, और मृत्यु के बाद भी हम उनको याद करते हैं, अपनी श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं। ये हमारी धर्म की खूबसूरती है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं, और ये जल अर्पित करना तर्पण करना कहा जाता है। ये जल अर्पित किया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके। दोपहर के समय लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का मोटे तौर पे समय होता है, जिसको कुतप वेला कहते हैं। इस समय में आप अपने पूर्वजों को जल देते हैं। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश, एक तरह की घास होती है, वो रखी जाती है। ये रोज जल अर्पित किया जाता है, रोज तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, मान लिया पूर्वज का देहांत हुआ था नवमी को, तो आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी जिस दिन उनके देहांत की तिथि है, उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है, और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन करा के उसका आशीर्वाद लिया जाता है। तो जब आप अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कर देते हैं, तो उसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। आप अगर आगे भी चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि श्राद्ध करने के बाद पितृ विसर्जन अमावस्या को दोबारा से भी श्राद्ध कर सकते हैं, जिन पूर्वजों के देहांत की तिथि आपको नहीं पता है उनके लिए। तो मुख्यतः पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करके हम उनको जल देते हैं, उनके लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, और उनकी देहांत वाली तिथि पर दान करके, पुण्य करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। यही तरीका मुख्य रूप से पितृपक्ष में अपनाया जाता है और पितरों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान क्या कुछ अपने पितरों के लिए आप कर सकते हैं, क्या उसकी सही विधि है, ये पंडित जी से हमने समझा है। फिलहाल इस पर हम आगे चर्चा और करेंगे, और राशियों पर फिलहाल नजर आ लेते हैं। और अगली जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित जी। कर्क राशि, स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखें। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उनसे अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और किसी भी तरह का निर्णय लेने जा रहे हैं, खासतौर से करियर का निर्णय, उसमें किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप 108 बार शनि मंत्र का जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर होंगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर में भी आपके सुधार होगा,
धन के खर्चे थोड़ा सा परेशान आपको इस समय कर सकते हैं, जिस पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतेगा, ये पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के अगले ईमेल पर। देखते हैं अगला सवाल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। अगला प्रश्न लक्ष्य प्रजापति जी ने हमें लिखा है, औरैया से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 15 अप्रैल 2001। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 12:10। जन्म स्थान है औरैया, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगा और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा। लक्ष्य आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो भी बनती है धनु। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है नवंबर 2022 तक। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप टेक्निकल पढ़ाई में ही जाइए, या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए या एमसीए बीसीए कर लीजिए, कंप्यूटर की पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन टेक्निकल क्षेत्र में ही जाना आपके लिए हर हिसाब से बेहतर होगा। और तकनीकी क्षेत्र में आप अच्छा करियर बना सकते हैं, तकनीकी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। मुश्किल यह है कि जो एकाग्रता है, जो मन का कंसंट्रेशन है, वो कमजोर है, इसलिए बार बार आपको असफलता भी मिलती है और जितना एफर्ट करना चाहिए उतना एफर्ट आप नहीं कर पाते हैं। आप 2 उपाय करिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को प्रातः। तो एक आप मूंगा बनवा करके जरूर पहन लें, पहली बात। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय ही जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के सवाल लगातार हम ले रहे हैं और आगे भी आप लोगों के ईमेल्स हम लेंगे और उनके जवाब पंडित जी आपको देंगे। तो अगर आप उनमें से हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन अभी तक अपना सवाल हमें नहीं भेजा है, तो अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ ही देर पहले पंडित जी ने जिक्र किया था जल अर्पण का, यानी कि अपने पितरों को इस दौरान आप जल अर्पण कर सकते हैं और या फिर उनका श्राद्ध इस दौरान किया जाता है। तो कौन कौन है जो कि अपने पितरों के लिए जल अर्पित कर सकते हैं या फिर श्राद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं। एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि पितरों के लिए जल अर्पण कौन करेगा और श्राद्ध कौन करेगा। देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो रोज तर्पण करेगा, अपने पूर्वजों को जल देगा, जो घर का सबसे बड़ा पुरुष है वो। अगर वो नहीं है, घर में कोई वरिष्ठ नहीं है, तो घर का कोई भी पुरुष अपने पूर्वजों को याद करके उनको जल दे सकता है। पौत्र को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार है, यानी पुत्र के पुत्र को, और नाती यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार है। किसी के घर में केवल बेटियां हैं तो बेटियों का जो पुत्र है वो भी तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। आज के समय में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को भी अधिकार देना चाहिए और वो अधिकार दिया गया कि स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं अपने पूर्वजों के लिए। जो भी कोई तर्पण और श्राद्ध करेगा वो याद रखे कि वो पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करेगा। देखिए, ये जो 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं ये बड़े कीमती, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके मन को शुद्ध करते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति देते हैं और आने वाले समय में आपके लिए सफलता के रास्ते तय कर देते हैं।
लेकिन आपको फायदा तभी होगा जब आप नियमित रूप से आपके परिवार में उनके लिए तर्पण हो और नियमों के साथ सावधानियों का पालन करके अगर तर्पण किया जाए तो इसमें लाभ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो कौन कौन तर्पण कर सकता है अपने पितरों को? तर्पण यानी कि जल अर्पण, ये पंडित जी ने बताया। आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी और करियर के मामले में आपके सुधार होगा। धार्मिक कार्य में आप इस समय व्यस्त रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। करियर के निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा और अपने बड़ों की सलाह मान करके अगर आप चलें तो बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं। आखिरी 3 राशि के बारे में भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे। ये बताएंगे आपका भाग्य कितना साथ देगा, लेकिन उससे पहले वक्त है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी। रतन दुबे जी ने हमें मेल लिखा है, उधमपुर से लिखते हैं, जम्मू कश्मीर से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 19 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय है 6:15 शाम को और जन्म का स्थान है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। कह रहे हैं कि बेटे के वैवाहिक जीवन में समस्या है और बहू के साथ बेटे के वैवाहिक जीवन का मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कब समाप्त होगा और बेटे के दूसरे विवाह की संभावना क्या बन रही है? रतन जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा इनकी शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपके पुत्र के वैवाहिक मुकदमे में आपसी सुलह समझौते से इस मामले का निपटारा होगा जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में। थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन जनवरी 2023 से इस मामले का निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपके पुत्र का दूसरा विवाह वर्ष 2023 के अंत में होगा किसी जानी पहचानी लड़की के साथ स्वयं की इच्छा से, और दूसरा विवाह इनका बेहतर दिखाई देता है, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करें कि वैवाहिक मुकदमा जल्दी समाप्त हो और जल्दी दूसरा विवाह हो सके, जिंदगी सुखमय हो सके? अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके पहनाएं और दूसरा काम इनको करवाएं, इनसे बोलें रोज शाम को 108 बार
ये शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो रतन के लिए तो उपाय पंडित जी ने दे दिए हैं, लेकिन अगर आप भी उपाय चाहते हैं अपनी समस्याओं के लिए, समाधान चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं और अब पितृपक्ष से जुड़ा हुआ अगला सवाल पंडित जी से हम कर लेते हैं, क्योंकि कौन कौन कर सकता है तर्पण यहाँ पर, ये हमने समझा, लेकिन किन किन सावधानियों को इस दौरान अपने ध्यान में रखना चाहिए, किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए पितृपक्ष में, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, पितृपक्ष में आप तर्पण करते हैं, आप श्राद्ध करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानियों को समझना होगा। किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, दोनों समय स्नान करके अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। मैं तर्पण की बात नहीं कर रहा, तर्पण तो आप दोपहर में ही करेंगे, लेकिन दोनों समय स्नान करके दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जिनका देहांत हो चुका है, उन्हें याद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। मध्य दोपहर का समय लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का मोटे तौर पे समय होता है। इसी समय में अपने पूर्वजों को जल आपको देना चाहिए। इसी समय में तर्पण करने का विशेष महत्व है। तर्पण के जल में कुश डालें, हाथ में कुश ले लें और काला तिल डाल करके जल अर्पित करें। इनके साथ तर्पण करने के प्रभाव ज्यादा अच्छे होते हैं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, पितरों को तर्पण देता है, उनको याद करता है, उसे केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बेहतर होगा कि दिन में आप केवल फल और जल ग्रहण करें, दिन के समय में केवल अपने पूर्वजों को तर्पण करें और संध्या काल में केवल सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन आदि नहीं होगा, इनको ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में घर में भी सात्विक आहार बनना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि से परहेज करना चाहिए। जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग पितृपक्ष में कम करना चाहिए। आरोग्य के दृष्टिकोण से भी दूध का प्रयोग इस समय ज्यादा करना अच्छा नहीं होता। और अगर आप अपने पूर्वजों को फूल अर्पित करना चाहते हैं या काले तिल के साथ जल में फूल डालना चाहते हैं, तो हल्की सुगंध वाले फूल, जिनकी सुगंध थोड़ी हल्की होती है, माइल्ड होती है, ऐसी सुगंध वाले सफेद फूल अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले, जिन फूलों की खुशबू बहुत तेज होती है या रंग बिरंगे होते हैं, ऐसे फूल अर्पित नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए और उनके लिए श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में आप बहुत कुछ करते होंगे, दान करते होंगे, जल देते होंगे, लेकिन एक काम जरूर करिएगा। पितृपक्ष में दक्षिण की तरफ चेहरा करके अपने पूर्वजों का स्मरण करिएगा और फिर गीता का पाठ करिएगा। बिल्कुल वैसा ही पाठ करिएगा जैसे आप किसी को सुना रहे हों। तो आप बिल्कुल भगवत गीता का पाठ उनके लिए करिएगा, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और देखिए, आप कभी मत सोचिए कि आपके ऊपर ये दबाव है कि आप 100 लोगों को खाना खिलाइए, 1 लाख रुपए का दान करिए। ऐसा कोई दबाव हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं है। तो कर्जा लेकर के या दबाव में आके घर का सोना बर्तन बेच करके श्राद्ध कर्म मत करिएगा। श्राद्ध श्रद्धा से होता है, पैसे से नहीं। इसलिए आप याद रखिए, आपकी श्रद्धा जितनी होगी, आपका समर्पण जितना होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कर्जा लेकर के, घर के सामान बेच करके अगर आप श्राद्ध करेंगे, तो ऐसा श्राद्ध करना या ऐसा पितृपक्ष का पालन करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। तो श्राद्ध किस प्रकार करना है, कौन कौन सी सावधानी है और इस दौरान पितृपक्ष में जो आपको बरतनी है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है, तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में अब उनसे जान लेते हैं। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या थी,
खरीदना था, बेचना था, संपत्ति की समस्या हल होगी। अचानक धन की आपको प्राप्ति होगी और इस समय मानसिक समस्याएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मान सम्मान आपका जीवन में बढ़ता जाएगा। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90% भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय चिंताओं की वजह से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। किसी मित्र की सहायता से आपको इस समय फायदा होगा, लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो ये तो हो गई मकर, कुंभ और मीन राशि, और इसी के साथ सभी जो 12 राशियां हैं उनके लोगों ने जान लिया है कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है, उनका भाग्य कितना साथ देने वाला है। आते हैं अब आज के आखिरी ईमेल पर, देखते हैं आखिरी ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो प्रियंका जी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं ये। 14 अप्रैल 1985 का जन्म है। रात के लगभग 9 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। ये लिख रही हैं कि मैं अभी सरकारी नौकरी करती हूँ, नौकरी अच्छी है, पैसे रुपए की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह होने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है तमाम प्रयासों के बावजूद। तो क्या मेरी शादी होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रियंका, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं प्रियंका कि आपकी कुंडली में विवाह होने के योग बहुत कमजोर हैं। आप प्रयास करके 2023 में शनि की महादशा में देख लीजिएगा, लेकिन संभावना विवाह होने की बहुत कम है। ज्यादातर ऐसे लोगों का विवाह नहीं हो पाता है, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि आपका करियर काफी ब्राइट है। करियर में आपकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है और भविष्य में गवर्नमेंट जॉब में आप काफी उन्नति करेंगी। धन को लेकर के समस्याएं नहीं रहेंगी। अपने पेट को लेकर के, अपने लिवर को लेकर के और अपनी आंखों को लेकर के थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर के और आंखों को लेकर के आपको समस्या हो सकती है। उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अब क्या उपाय करें कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका करियर भी बेहतर रहे? एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार की प्रातः आपको माणिक्य पहनना चाहिए। एक माणिक्य बनवा के आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और तीसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपके करियर और आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनी रहेगी।
तो लखनऊ से प्रियंका के लिए भी पंडित जी ने उपाय दे दिए हैं। तो अगर आप भी हमें देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी समय बाकी है, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो पितृपक्ष की हम बात कर रहे हैं पंडित जी, और यहाँ पर पितृपक्ष से जुड़ा हुआ एक दोष भी सुनने में आता है, पितृदोष जिसको कहते हैं, और कहते हैं कि अच्छे फल ये नहीं देता है। तो अगर पितृदोष है किसी की कुंडली में, तो वो किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, क्या कुछ उपाय उसके लिए किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ज्योतिष में पितृदोष आजकल बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और ज्यादातर प्रॉब्लम होने पे लोग कहते हैं कि कुंडली में पितृदोष है। देखिए, राहु की अलग अलग स्थितियों को आप कोई भी नाम दे दें कि राहु नवम में बैठा, राहु सूर्य के साथ बैठा, राहु का संबंध नवम या नवमाधिपति से है, तो आप कह देते हैं कुंडली में पितृदोष है। लेकिन बेसिकली पितृदोष जैसा कुछ नहीं होता, यह होता है राहु का प्रभाव, और राहु की अलग अलग स्थितियों को आप दोष कह सकते हैं, आप पितृदोष का नाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पितृदोष अगर है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पितृपक्ष में ऐसा जरूर कर सकते हैं कि नियमित रूप से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल अर्पित करें और उनसे कृपा की प्रार्थना करें। इसके अलावा पितृपक्ष में आप निर्धनों को भोजन का दान करें, लोगों की सेवा सहायता करें। अगर राहु का बुरा प्रभाव कुंडली में है आपके, जिसको आप पितृदोष कह रहे हैं, तो वो प्रभाव आपका निश्चित रूप से दूर होगा। और इसके अलावा डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अमावस्या की तिथि जो है वो पितरों की तिथि मानी जाती है। तो हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। इस अमावस्या पर निर्धनों को भोजन का, वस्त्र का दान करने से, या गरीबों को भोजन कराने से, या गाय को चारा खिलाने से इस पितृदोष का यानी राहु का प्रभाव कम होने लगता है, और इसका प्रभाव कम होने की वजह से जीवन धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि पितृदोष है, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और राहु की स्थिति को ही वो पितृदोष कह रहे हैं। उसके लिए आप राहु संबंधी अगर उपाय करेंगे, या पूर्वजों के लिए ध्यान, धर्म, साधना, प्रार्थना, दान करेंगे, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अब जन्मदिन पर आते हैं और जान लेते हैं उनके बारे में जिनका आता है जन्मदिन 10 सितंबर को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 10 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर रहेगी। धन की समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन इस साल स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। विवाह और संतान के मामलों में भी अभी विलंब होगा। तो करियर की स्थिति और धन की स्थिति बेहतर है, लेकिन आने वाले साल में सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की अगर आप उपासना करें, रोज सुबह जल चढ़ाएं, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आते हैं जिज्ञासा पर, और इस जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि शनिवार को लेकर कहा जाता है कि तेल नहीं खरीदना चाहिए। क्या वाकई में शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि उस दिन कहते हैं कि दान यहाँ पर तेल किया जाता है शनि को ठीक करने के लिए। देखिए, सामान्य बात अगर समझिए तो सामान्यतः शनिवार को तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि आप तेल खरीदेंगे तो शनि ग्रह नाराज हो जाएंगे, आपको दंड दे देंगे, आप मुश्किल में आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर शनि खराब हो तो शनिवार को तेल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी एक मान्यता है। जैसा रेखा ने अभी कहा कि अगर आप शनिवार को तेल का दान करते हैं, किसी गरीब आदमी को अगर शनिवार को तेल का दान करते हैं हर शनिवार को, तब आप शनिवार को तेल खरीदने से बचिए। अन्यथा सामान्य स्थितियों में आप शनिवार को तेल ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।
और चलिए, ये तो जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर जान लेते हैं 10 सितंबर का, ताकि आप कोई शुभ कार्य करना चाहे 10 तारीख को तो आप कर सके इस पहर में। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 सितंबर 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। करियर संबंधी जो बाधाएं हैं, करियर संबंधी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन देखिए, फायदा शुभ पहर में ही करने से होगा, और वो समय होगा 10 सितंबर शनिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, वक्त हो गया है अब गुड लक राशि का, और जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी बताएं उससे पहले आपको बता दूं कि संतान को लेकर जानकारी इस बीच हमें दे रहे हैं राशि अनुसार पंडित जी। तो पंडित जी, आज कौन सी राशि के बारे में आप बता रहे हैं? आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या। कन्या राशि के बारे में बताएंगे और इनके संतान की स्थिति के बारे में बताएंगे। इनको संतान होने में आम तौर पर समस्या होती है, तुरंत संतान नहीं हो पाती है। हालांकि ये भी होता है कि आगे चल करके संतान की तरफ से समस्या भी होती है, या संतान की सेहत को लेकर के इनको जीवन में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अगर आप संतान पक्ष को बेहतर करना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। नियमित रूप से अगर आप शनि मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, गुड लक राशि के बारे में तो हमने जान लिया है, और वक्त अब आखिरी पड़ाव पर आ गया है और है महा उपाय का। तो जानते हैं क्या है आज का महा उपाय और किस प्रकार आप भी इसे लाभ पा सकते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हैंड टू माउथ से भी नीचे की स्थिति है, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस दिन मेरे पूर्वज का देहांत हुआ था उस दिन मैं उनका श्राद्ध करूं। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ भी दान नहीं कर सकते, कुछ भी खिला पिला नहीं सकते, तो क्या करेंगे? श्राद्ध वाले दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। दोपहर के समय दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को जल दीजिए। इसके बाद हरा चारा खिला करके पितरों से कृपा की प्रार्थना करिए। गाय को 2-4 रुपए की पालक खिला दें, 2-4 रुपए की हरी घास खिला दें और अपने पितरों से कृपा की प्रार्थना करें। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा और आपके पितरों को, आपके पूर्वजों की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ पितृपक्ष के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।